नमस्ते। और आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आज हमारी क्लास नंबर क्या है, 9 है। ठीक, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो है कल लास्ट क्लास में 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर कुछ क्वेरी आ रही थी, उसको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्कूल व्याख्याता के लिए हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है फर्स्ट पेपर जीके की, उसके अंदर टोटल कितने टेस्ट है, 50 टेस्ट है। और इसके साथ आपको नोट्स और पीडीएफ क्या मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपको टोटल कितने मिलेंगे, 50 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और इसके अंदर भी आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज क्या मिले, नोट्स और पीडीएफ क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। और अगर आपका पूरा का पूरा मोटो है कि हमें शिक्षक ही बनना है, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, तो फाउंडेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो 200 टेस्ट की है। और सबसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि आप यही परचेज करें, क्योंकि इससे आपको फिर अलग अलग हर बार नहीं देखना पड़ेगा, आराम से आपका फाउंडेशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं एक साथ, तो ये 200 टेस्ट की क्या है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, जिससे आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। कल 18 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों ने हिट किया था कि मैम 51 सब सेक्शन क में मौलिक कर्तव्य है, और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सिर्फ केवल एक सही है। तो अब गौर से सुनना, एक है 51 का और एक है 51 कैपिटल का बिना ब्रैकेट के। ये जो 51 का है ये डीपीएसपी है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाला। क्योंकि जब भी संविधान में ऐसे आर्टिकल शुरू होता है और उसके नीचे अगर कोई बात उप की तरह तहर पे की जाए, तो वो इंग्लिश में ऐसे लिखी जाती है और हिंदी में ऐसे लिखी जाती है। और जहां से अमेंडमेंट होता है, संशोधन से जब भी कोई आपका नया संशोधन से जब भी कोई आपका नया अनुच्छेद ऐड होगा, तो उसे कैसे लिखा जाएगा, तो उसे लिखा जाएगा 51 क के तौर पे। अब इसी चीज को आप लोगों ने क्या कर दिया है, थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है। कोई बात नहीं, मेरा काम ही कंफ्यूजन दूर करना है। तो मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है कि वो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था, वो मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। अब आप लोग गलती मत करना, क्योंकि पीटीआई सेकंड ग्रेड के एग्जाम में मुझे अच्छे से पता है ये चीज हुई थी, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मैंने कहा देखो ये डिफरेंस से भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो ये जो डिफरेंस है अनुच्छेदों को ऐसे डिवाइड करके देखने का, इसको थोड़ा क्या कीजिए, सही कीजिए। बाकी मैं तो हुई सही करने के लिए। अब चलो अपन चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल संविधान में थे, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। अब आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 395 क्या है, अनुच्छेद है। अब भला याद कैसे रखेंगे, तो सिर्फ 395 अनुच्छेद ही याद रखने हैं। अब देखो 5 और 3 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 8 अनुसूची, 5 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 2। इसको दो बार लिख दो, तो 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियां हो गई और 395 क्या हो गए, अनुच्छेद। लेकिन अगर आपको वर्तमान का पूछ ले, किसका पूछ ले, वर्तमान का पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना होगा आज 465 अनुच्छेद है और आज भागों की संख्या 25 है और अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है, 12 है। तो ये आज का पूरा मैटर है, जिसे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आज के क्वेश्चन इजी हैं एकदम, कोई शूशा क्वेश्चन नहीं है, पर इजी भी है, उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखो मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यार बहुत बड़ी बात है, हिंदी और इंग्लिश में। गौर से सुनना, हिंदी और इंग्लिश में पूरा का पूरा संविधान लिखना, एकदम ढंग से लिखना, हाथ से लिखना। और ये काम किसने किया, तो एक कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर का मतलब जो कैलीग्राफी करते हैं, और वो थे प्रेम बिहारी जी। और प्रेम बिहारी जी ने ही हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मस्त क्या लिखा, संविधान लिखा। तो ये कौन है, प्रेम बिहारी जी। अब बात करते हैं नंदलाल बोस की और राम मनोहर सिन्हा की। इन्होंने क्या किया, तो नंदलाल बोस ने क्या किया, पूरे के संविधान के अंदर पेंटिंग्स बनाई, है ना। पेंटिंग्स बनाने से सुंदर दिखता है ना संविधान, तो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, चित्र बनाए। फिर राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया, तो देखो मैंने हमेशा कहा है ना आपको कि प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का फेस है, और फेस हमेशा क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, है ना। बेबी को फेस पसंद है, तो और जब बेबी को फेस पसंद है ना, तो उस फेस को, उस प्रस्तावना को सुंदर सजाने का काम, उस प्रस्तावना को सुंदर तरीके से चित्रकारी करके सजाने का जो काम है, वो आपके किसने किया है, वो आपके किया है राम मनोहर सिन्हा ने। किसने किया है, राम मनोहर सिन्हा ने। और वसंत कृष्णन वैद जो है, इन्होंने हिंदी संस्करण के सुलेखन किए हैं, किसके, संविधान के। तो वसंत कृष्णन वैद ने क्या किया, हिंदी सुलेखन का क्या किया है, काम किया है पूरे के पूरे संविधान के अंदर। तो सारी चीजें क्लियर, आगे चलो। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है, कि भाई संविधान के अंदर हमारे राष्ट्र को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो हमारे राष्ट्र को जाना जाता है भारत और इंडिया नाम से। कौन से नाम से? भारत और इंडिया नाम से। तो यहाँ गड़बड़ मत करना, यहाँ पूरा अच्छे से ध्यान रखना कि भाई हमारा देश जो है उसका राष्ट्र का जो नाम है, हमारे जो राष्ट्र का नाम है वो क्या लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है भारत या इंडिया, भारत या इंडिया। ठीक, आगे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो 9वीं अनुसूची किसके द्वारा ऐड की गई है? प्रथम संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? प्रथम संशोधन। अब याद रखना कि जो 9वीं अनुसूची ऐड होगी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से होगी। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो बहुत आसान है, 1951 लिखो। क्या लिखो? 1951 लिखो। अब ये देखो, ये पहला संविधान संशोधन के ठीक सामने वाली खिड़की में कौन बैठा है? 9 बैठा है। तो पहले संविधान संशोधन से कौन सी ऐड हुई है? 9वीं अनुसूची ऐड हुई है। और 1951 को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और ये भू सुधारों से संबंधित है, और इसके अंदर जो कुछ भी सब्जेक्ट डाला जाए उस पर फिर आप कोर्ट में क्या नहीं कर सकते हो? जा नहीं सकते हो। तो 9वीं अनुसूची, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, तरीका याद रखला। चलो अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है? नहीं, संविधान वाला 8वीं अनुसूची है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? नहीं। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देता है? बिल्कुल करेक्ट। तो हमें याद रखना है कि जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर शक्ति का वितरण है, और ये शक्ति का वितरण किस फॉर्मेट में किया गया है? सूचियों के फॉर्मेट में किया गया है। कितनी सूची है? 3 है। एक कौन सी है? राज्य सूची है। एक कौन सी है? केंद्रीय सूची है। और एक कौन सी सूची है? समवर्ती सूची है। तो यही बात लिखी गई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। चलो अब देखो 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह है। अब देखो हमारी 8वीं अनुसूची में आज टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 है। इसमें से एक शामिल नहीं है, वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा के लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। अब यही चीज यहाँ पे क्या उठी है? क्वेश्चन बन के उठी है। अब जैसे ही आप इंग्लिश को एलिमिनेट करोगे, देखो यहाँ पे एलिमिनेट करो, यहाँ पे एलिमिनेट करो, यहाँ पे एलिमिनेट करो, आपके पास ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा? संथाली, हिंदी और संस्कृत। अब यहाँ से एक मॉडिफाइड क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या बनता है? एक मॉडिफाइड क्वेश्चन। और ये मॉडिफाइड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं 99% है। कैसी है? 99% है। अब ये 99% कैसे है? तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है? आपको ये ध्यान रखना है कि देखो संविधान के अंदर मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न समूह में से मूल रूप से संविधान में मौजूद राष्ट्रीय भाषाओं का समूह है, राष्ट्रीय भाषा का समूह है। और आपको ऑप्शन क्या दे? पहला ऑप्शन आपको दे कोंकणी और हिंदी, कोंकणी और हिंदी, पहला समूह आपको ये दे। दूसरा समूह आपको दे संस्कृत और संथाली। ठीक। तीसरा समूह आपको दे हिंदी और संस्कृत। तीसरा समूह आपको क्या दे? हिंदी और संस्कृत। और चौथा समूह आपको क्या दे? संस्कृत और बोडो। तो उस कंडीशन में आपका सही आंसर क्या होगा? मूल रूप से अगर पूछे तो हिंदी और संस्कृत जो है वो 14 भाषाओं में शामिल थी। तो ये इसी क्वेश्चन का इस प्रकार से 99% क्या बन सकता है? मॉडिफिकेशन बन सकता है। तो इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर, आगे चलूं मैं। चलो अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची के अंदर मूल भाषाएं कितनी हैं? मूल रूप से राष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं? मूल रूप से राष्ट्रीय भाषा कितनी है? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले और पहला ऑप्शन दे 22,
दूसरा ऑप्शन दे 24, तीसरा ऑप्शन दे 14 और चौथा ऑप्शन दे 18, उस कंडीशन में आप क्या करोगे आंसर? तो उस कंडीशन में आपका आंसर होना चाहिए 14। तो बाकी कब ऐड हुई तो वो भी पता होना चाहिए, और वो ऐसे पता होना चाहिए ईयर वाइज। तो देखो 1967 में आपके ऐड होती है सिंधी। अब सात और सिंधी एक जैसे क्या है, तो याद रखना 1967 में क्या ऐड होती है आपके? सिंधी ऐड होती है। फिर देखो 1992 में आपके क्या ऐड होती है? 1992 में आपके ऐड होती है नेपाली, फिर ऐड होती है आपके मणिपुरी, फिर ऐड होती है आपके कोंकणी। ये तीनों जो है आपके कब ऐड हो रही है? 1992 के अंदर। और लास्ट 2004 में देखो पीछे 4 है, 4 से 4 ही ऐड होगी। कितनी ऐड होगी? 4 ही ऐड होगी। पहली कौन सी होगी? बोडो। एक कौन सी है? बोडो। फिर मैथिली ठाकुर को जानते हो सभी लोग, जो बहुत अच्छे गाने गाती हैं, भजन गाती हैं, तो वही भाषा मैथिली। फिर कौन सी ऐड होती है? संथाली। तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो आपको क्या रखने हैं इस वक्त? याद रखने हैं। ठीक, आगे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन है? तो राज्यसभा की सीटों का राज्यवार जो आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में है? वो है आपके चौथी अनुसूची के अंदर। कौन सी अनुसूची के अंदर? चौथी। तो 4 में देखो राज्यसभा में कितने शब्द है? राज्यसभा, तो देखो ये हुआ एक शब्द, इस पूरे को एक ही मानो आप, 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। तो राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन जो है वो कौन सी अनुसूची में हुआ? चौथी। 4 शब्द है तो कौन सी अनुसूची आएगी आपके? चौथी अनुसूची आएगी। अगर किसी को ऐसे याद नहीं हो रहा तो ये सिंपल तरीका है जिससे वो क्या कर सकता है? याद कर सकता है। क्लियर? चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो अगर आपको नया राज्य बनाना है तो कौन सी अनुसूची को आपको संशोधित करना होगा? तो सिंपल आपको पहली अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को संशोधित करना होगा? पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा। क्लियर? चलो 10वां क्वेश्चन देखो। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है 5th और 6th में। अब देखो 5th में लिखा हुआ है विभिन्न राज्य, क्या लिखा हुआ है? विभिन्न राज्य, और उनके कौन से क्षेत्र? उनके अनुसूचित क्षेत्र। और 6th में स्पेशली मेंशन किया गया है किस किस को? असम को, त्रिपुरा को, मेघालय को और मिजोरम को। और किसको? मिजोरम को। इनके जनजाति क्षेत्र, इनके कौन से क्षेत्र? जनजाति क्षेत्र। तो कई बार क्या स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज्यादा क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है 5th और 6th को लेके। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि जब भी 5 अनुसूची आएगी तो विभिन्न राज्य होंगे, और जब भी 6 होगी तो ये 4 होंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जिसको आप ऐसे भी याद करते हो ATMM। ATMM। तो यहाँ पे विभिन्न राज्य पूछा है, तो जो विभिन्न राज्य पूछे तो सीधा कहां चले जाओ? 5वीं अनुसूची पे चले जाओ। क्लियर? चले फिर देखो 11 में आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कीजिए। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में देखो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ है? फर्स्ट अनुसूची के अंदर। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते कहाँ लिखे हुए हैं? वेतन और भत्ते महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के, तो दो द्वितीय 2 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 रुपए मिलते हैं। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तो कहाँ लिखी हुई है शपथ? 3 नंबर में। अब यहां से एक बहुत अच्छा आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आप लोग मुझे बताना कि 3rd अनुसूची के अंदर, तीसरी अनुसूची के अंदर क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है या नहीं है? शपथ का प्रारूप है या नहीं है? ये आपका आज का क्या है? होमवर्क है। जब भी क्लास प्रीमियर पे जाएगी तब हम इसे चर्चा करेंगे
और ये इस बार एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन से 2 संवैधानिक पद है जिनके शपथ के प्रारूप जो है वो आपको 3rd शेड्यूल के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपको क्या दे रही हूँ, छोटे बच्चों की तरह होमवर्क दे रही हूँ। फिर देखो, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। अब राज्यसभा आते ही हमें क्या करना है, 4 शब्द काउंट करने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4th। तो बहुत इजी है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो सही आंसर क्या होगा, डी। आगे चले, चलो फिर देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है क्या लिखी गई है, राष्ट्रीय भाषाएं। और अब बताओ कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, तो टोटल 22 है, लेकिन मूल रूप से कितनी है, 14 है। 1967 में कौन सी जोड़ी गई, 1992 में कौन सी जोड़ी गई और 2004 में कौन सी जोड़ी गई, ये सभी भी मुझे इस वक्त क्या कीजिएगा, बताइएगा। फिर देखो 8वीं अनुसूची में होगा 3। 9वीं अनुसूची में अभी बताया कि ये भूमि सुधार से संबंधित थे, पहले संविधान संशोधन 1951, और इसमें वो विषय शामिल है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में घसीट नहीं सकते। तो यहाँ पे बी में आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, कभी उधर जाऊं कभी इधर आऊं, कभी उधर जाऊं कभी इधर आऊं, तो यहाँ पे क्या है, दल बदल है, सेकंड। और 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, 4। तो 3 1 2 4, तो सही आंसर क्या होगा, 3 1 2 4। अब 3 1 2 4 कहाँ है, डी में है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी। आगे चले, चलो अब देखो निम्नलिखित को मैच कीजिए। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, यूएसए से, तो ए में क्या होगा, 4। डीपीएसपी हमने कहां से लिए, आयरलैंड से। अब रुको जरा, अब मुझे ये बताओ कि सारे डीपीएसपी कॉपी मार लिए दे दनादन आयरलैंड से, या कुछ ऐसे हैं जो दूसरी जगह से भी कॉपी मारे हैं। और अगर कुछ ऐसे हैं जो हमने दूसरी जगह से भी कॉपी मारे हैं, तो ये बताओ 44 को कहां से कॉपी मारा, 51 को कहां से कॉपी मारा। ठीक, अगर 44 कनाडा दे रहे हो आंसर तो करेक्ट है, और 51 में हवाना घोषणा दे रहे हो तो करेक्ट है। अब देखो मंत्रिमंडलीय सरकार, अब मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से मारेंगे, ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध, देखो जब भी केंद्र का क आ जाए, जब भी केंद्र का क आ जाए, बेहिचक कहां चले जाना, कनाडा चले जाना। इन दोनों का मैच होता है ना आगे वाला शब्द। तो केंद्र राज्य संबंध हमने कहां से लिए हैं, कनाडा से, तो यहाँ क्या आएगा, 2। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। क्लियर, चलो फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग में सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, सही है। समवर्ती सूची कनाडा, गलत। यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। फिर देखो आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी, बिल्कुल। मौलिक अधिकार, यूएसए, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। देखो जब भी आपको पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे, तो दौड़े दौड़े चले जाना कहाँ पे, जापान के पास। लेकिन अगर आपको यही पूछे कि ये विधि जो है, ये विधि जो है इसका निर्माण, यानी कि इसको बनाना, और इस विधि का शासन, जब भी ये 2 शब्द आए, तब आपको दौड़कर जापान नहीं जाना, अमेरिका नहीं जाना, कहां भागना है आपको, यूके, यानी कि ब्रिटेन भागना होगा। कहां भागना होगा, ब्रिटेन। ये चीज जो है, ये डिफरेंस जो है वो याद रखना कि विधि को बनाएंगे और शासन करने लायक कौन बनाएंगे, ब्रिटेन वाले बनाएंगे, लेकिन विधि की ऐसे स्थापना, मूर्ति के तौर पर स्थापना कर देंगे कहां वाले लोग, जापान वाले लोग। तो क्लियर, आगे चलूं। और समवर्ती सूची हमने किससे ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर देखो 15 नंबर क्वेश्चन, देखो आ ही गया, विधि निर्माण। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लेंगे, ब्रिटेन से। और विधि के शासन की कहां से लेंगे, वो भी ब्रिटेन से लेंगे। फिर देखो न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है, तो यहाँ होगा 3rd। स्वतंत्रता और समानता, 2 बहनें कहां से आई है, फ्रांस से आई है ना, फ्रांस से आई और भारत रह रही है, और इतनी भारत की गर्मी को भी सहन कर रही है। तो स्वतंत्रता और समानता जो है वो कहां से आई है, फ्रांस, फ्रांस से आई है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो कहां से ली गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां आपके ली गई है कनाडा के संविधान से। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर, आगे चले, चलो अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन अपने आप में क्लियर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका से ली गई है, देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए है,
लेकिन मुझे बताओ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के प्रावधान, अगर ये पूछ ले राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया के प्रावधान, प्रक्रिया के प्रावधान ये पूछ ले, उस समय आंसर क्या करोगे? उस समय यूएसए करोगे या आयरलैंड करोगे? बता दो जरा। तो उस समय क्या करोगे? आंसर आयरलैंड करोगे। अब देखो कितना क्लियर कट आप डिफरेंस को देख पाते हो। आज एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूं, वो भी याद रखना। अगर पूछे राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या पूछे? राष्ट्रपति का निर्वाचन, तब तो आपको जाना होगा कहां से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन अगर आपको पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, क्योंकि जो बात राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान में है, वही सेम चीज जो है वो कहाँ है? इसी के अंदर है। तो राष्ट्रपति पे निर्वाचन हमने किससे लिया? यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, वो हमने किससे लिया है? आयरलैंड से। ये भी बहुत गुड सी बात है, इसको भी ध्यान रखना, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनने की संभावनाएं 100% है। तो इसे भी आप लोगों को क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? तो देखो सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघ, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ जो संघ है वो हमने किससे लिया है? वो हमने कनाडा से लिया है। किससे लिया है? कनाडा से। देखो जब भी मैंने कहा ना क आ जाए, केंद्र आ जाए, तब हमेशा भाग के दौड़ के किसके पास जाना होगा? कनाडा के पास। जाके उसकी गोदी में बैठ जाओ मस्त के, हाँ दे दे हमें सुदृढ़ व्यवस्था के साथ केंद्रीय व्यवस्था। ठीक। अब देखो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। न्यायपालिका स्वतंत्र, जब भी आपको न्यायपालिका एकदम बाल खुले करके और मस्त कपड़े पहन के पूरे यूएसए में घूमती हुई दिखे, या दुनिया में आपको कोई ऐसी जगह देखनी है जहां न्यायपालिका ने मस्त ड्रेस पहन रखी है, बाल खुले हैं, एकदम टिप टॉप घूम रही है खुला एकदम, तो वो जगह कौन सी होगी? आपके यूएसए होगी। तो यूएसए में न्यायपालिका फ्री है एकदम, तभी तो कहती है ट्रंप जी को कि आइए आप राष्ट्रपति पद की तो शपथ ले रहे हैं, लेकिन जो बदमाशियां की है उसके लिए हमारे सामने क्या हुए? हाजिर हुए। तो इतनी फ्री जो है जुडिशरी वो कहां देखने को मिलेगी आपको? यूएसए के अंदर। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या है? करेक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? अ होगा। आगे चले, चलो अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, संघीय प्रणाली। ठीक, उपराष्ट्रपति, फिर संवर्ती सूची और फिर संसदीय विशेषाधिकार। तो देखो संघीय प्रणाली हमने किससे कॉपी मारी? कनाडा से। उपराष्ट्रपति हमने किससे लिया? यूएसए से। संवर्ती सूची हमने किससे ली? ऑस्ट्रेलिया से। और संसदीय विशेषाधिकार किससे लिए? ब्रिटेन से। तो 3 4 1 2 क्या होगा सही आंसर? 3 4 1 2। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलो फिर देखो 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है। इजी है, दिमाग में रखो कि जब जुडिशरी फ्री है एकदम, ऐसे तितली बन के उड़ रही है पूरे के पूरे यूएसए के आसमान में, तो वो देख सकती है, रिव्यू कर सकती है कि भाई मेरी उड़ान कितनी सही है कितनी गलत है। तो ये जो तितली बन के उड़ना है ना, न्यायपालिका का फ्री होके एकदम उड़ना, उसी का रिव्यू करना भी हमने कहां से लिया है? वो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो क्लियर? आगे चले, चलो फिर देखो 19 नंबर क्वेश्चन। अब आ गया देखो विधि का शासन। अब देखो मजे की बात, देखो एग्जामिनर का भेजा कितना चलता है, उसने यहाँ पे ब्रिटेन लिखा ही नहीं, उसने ब्रिटेन को बदल के क्या लिख दिया है? इंग्लैंड। तो आंसर क्या होगा? इंग्लैंड होगा ना, अमेरिका, ना स्विट्जरलैंड, ना आयरलैंड। विधि का शासन पूछे, विधि का निर्माण पूछे, दौड़ दौड़ के किसके पास चले जाओ? ब्रिटेन के पास। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे, दौड़ के किसके पास चले जाओ? जापान के पास। क्लियर? चलो फिर देखो 20 नंबर क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो कहां देखे थे मौलिक कर्तव्य इंदिरा गांधी ने, जो इतने पसंद आ गए कि भारत ले आए? तो कहां देखे थे? यूएसएसआर में। और कौन सा संविधान संशोधन था? सबको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे सारे के सारे ऐड किए गए थे, लेकिन जितने स्वर्ण सिंह ने बताए उतने नहीं ऐड किए, थोड़े अपनी तरफ से भी क्या किए गए थे? ऐड किए गए थे। क्लियर? और 51 क है भाई, अब मत गलती करना, ये है, ये नहीं है 51, ये नहीं है, ये है मूल कर्तव्य 51 क, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चलो अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र, फिर से केंद्र का क आ गया है। अब बताओ सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो हमने ली है कनाडा से। किससे ली है? कनाडा से। सिंपल। चलो
अब 22 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, ये तो सही है, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ये गलत है। ये हमने किससे कॉपी मारा है भाई? कनाडा से। किससे कॉपी मारा है? कनाडा से। तो कौन सा गलत है? गलत हमारा डी है। क्लियर? आगे चल जाओ, चलो। हाँ, अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय। क्या होता है सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का मतलब है आपको कुछ सर्टेन एरियाज पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करना, समान सिस्टम रखना है। अब वो एरिया कौन से हैं? तो वो है जाति, नस्ल, रंग और लिंग। इनके आधार पर भेदभाव को क्या करना है? दूर करना है। और यही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। तो ना तो किसी की जाति के आधार पे, न नस्ल के आधार पे, न रंग के आधार पे, न लिंग के आधार पे आपको किसी प्रकार का क्या नहीं रखना? भेदभाव नहीं रखना। इस दुनिया में जो भगवान ने बनाई है सब लोग क्या हैं? एक जैसे हैं, बस थोड़ी वैरायटी लिए हैं। ठीक, आगे चले, चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बेहतरीन, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का और सबसे ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन। देखो, एक चीज के लिए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि मैंने जब जब ऑनलाइन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा ऑफलाइन पढ़ाती थी, पर जब मैं ऑनलाइन पढ़ाने लगी और सर से जुड़ी, तो शायद मेरी इस पूरी जर्नी में सर एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाने को लेकर कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं दी। उन्होंने मुझे पूरे अधिकार के साथ कहा कि एनडीसी क्लासेस आपकी है और आप जितना वेरिएशन ला सकते हो पढ़ाने में लाओ। तो ये इतनी जो मुझे पढ़ाने की फ्रीडम और इतना अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम जो है वो मुझे किसने दी? सर ने दी, क्योंकि सर ने मुझे अधिकार दिए कि हाँ, एनडीसी क्लासेस आज आपका भी है, तो आपको ये हक है कि स्टूडेंट को आप जितने एक्सप्रेसिव तरीके से पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि स्वतंत्रता तभी मिलती है जब क्या होता है? अधिकार। और अच्छा एग्जाम्पल दूं तो आप जरा ये सोचिए कि अंग्रेज जब भारत पे कब्जा करके बैठे थे और हम तड़प रहे थे स्वतंत्रता के लिए, क्यों चाहिए थी हमें स्वतंत्रता? क्यों अंग्रेज जो भारत में कब्जा करके बैठे थे, जितने भी अंग्रेज भारत पे बैठे थे, उनसे हमें 1947 में क्यों चाहिए थी स्वतंत्रता? क्यों चाहिए थी आजादी? कौन सा कीड़ा खा गया था जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, वीडी सावरकर जी को, या कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसको क्यों चाहिए थी स्वतंत्रता? इसलिए चाहिए थी क्योंकि उनको अधिकार चाहिए था। और अंग्रेजों ने हमारे अधिकारों को क्या कर लिया था? किडनैप कर लिया था। और वो हमारी भूमि है भारत, और हमारी भूमि पर हमें ही हक नहीं है। हमारे हक को किसने किडनैप कर लिया? हमारे अधिकार को किसने किडनैप कर लिया? अंग्रेजों ने कर लिया। तो सारे लोगों ने क्या किया? उस अधिकार को किडनैपिंग से छुड़ाया, और छुड़ाते छुड़ाते 1947 आ गया। तो याद रखें, जो स्वतंत्रता संग्राम है बेसिकली वो अंग्रेजों से अपने अधिकार लेने की क्या है? लड़ाई है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अधिकार होगा। तो आपके भी कोई अधिकार छीन ले तो आपकी स्वतंत्रता क्या की जाएगी? छीन ली जाएगी। क्लियर? बस एक आदमी को छोड़ के आप किसी से भी अधिकारों से लड़ सकते हो, वो है माँ। माँ जो है वो अगर आपके अधिकार ले लेना तो कोई बात नहीं, दे देना, बोले हाँ रखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा शरीर किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। तो उनको छोड़ के दुनिया में कोई भी आपके अधिकार मारे ना, तो हक के लिए लड़ाई लड़ना, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। तो किसमें निर्धारित किया गया था? एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में ये चीज क्या की गई थी? डिसाइड की गई थी। सिंपल। आगे चले, चलो। अब देखो यहां से कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ट्रेंड है स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछने का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा था? भाई किसको इतना मचा था? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान है। बिल्कुल एक मशीन की तरह क्या है? बेजान है, कोई प्राण नहीं है इसमें। वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है। तो जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखे जिसमें मशीन की बात हो, जीवन की बात हो, ईमानदारी की बात हो और राष्ट्रपति की बात हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखे, इन्हीं कीवर्ड पे फोकस करना है। और आपको नीचे ऑप्शन ऐसे ही दिख जाए, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, तो याद करना ये सारी बातें जो हैं वो किसने कही हैं? राजेंद्र प्रसाद ने कही है। फिर से सुने, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिखे जिसमें आपको मशीन,
बेजान, जीवन, ईमानदारी, राष्ट्रपति, ये सब शब्द दिखे तो दौड़ दौड़ के किसके पास जाना, राजेंद्र प्रसाद के पास चले जाना। ठीक, भूलोगे नहीं। और इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बस पढ़ना और देखना कि अच्छा, जब भी खाली बैठो ना तब सोचना कि अच्छा, मशीन, जीवन, ईमानदारी और राष्ट्रपति, तो स्टेटमेंट किसका होगा, राजेंद्र प्रसाद का। हमें पूरा स्टेटमेंट नहीं याद करना होता, हमें उस स्टेटमेंट की जान याद करनी होती है, और इस स्टेटमेंट की जान है मशीन, जीवन, ईमानदार और राष्ट्रपति। ठीक, चलो अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक है। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट संविधान की संघीय व्यवस्था पर किसने दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट कैसे याद करोगे, तो जब भी आपको पता चले केंद्र, शक्ति और प्रांत की स्वतंत्रता और परिसंघात्मक, ये चार कीवर्ड जब भी दिखे तो आपको कहां टिक करना है, आपको टिक करना है भीमराव अंबेडकर पर। ठीक, तो अगर आपको केंद्र की शक्ति, प्रांतों की स्वतंत्रता और परिसंघात्मक ये स्टेटमेंट में दिख रहे हैं तो आप श्योर हो जाइएगा कि इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, बाबा साहेब होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक, फिर देखो 28 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस पूरे स्टेटमेंट में आपको सिर्फ एक ही कीवर्ड याद रखना है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाना सुना है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज ही मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो बिल्कुल ऐसा ही सीन जो है उस समय राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में था, और वो कह रहे थे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान हमारा है, संघीय व्यवस्था हमारी है, चाहे आप कुछ ही कहो। तो नाम गुम जाएगा वाला सीन जो है उस समय किसके साथ है, राजेंद्र प्रसाद के साथ है। तो ऐसे स्टेटमेंट में अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखे तो दौड़ दौड़ के किसके पास जाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन। संविधान बहुत लंबा है, कठोर है और बहुत आगे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत आगे है। भाई बहुत सारे लोगों ने बोला है कठोर है, लंबा है, लेकिन एक आदमी है जिसने ये कहा है कि भारतीय संविधान निर्माता औसम है, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोच रखी है, आगे तक सोचा है। ऐसे नहीं कि आज तक के लिए संविधान बना दिया, फ्यूचर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे डील किया जाए, इतनी दूरदर्शी सोच के साथ जो ये संविधान इतना आगे है, इतना फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आपको लंबा कठोर के साथ आगे दिखे तब आ जाना किसके पास, आइवर जेनिंग्स के पास। देखो आइवर जेनिंग्स। ठीक, चले आगे, चलो। हाँ, अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। अब देखो कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल, संवैधानिक परिषद या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। तो संवैधानिक परिषद का बेसिकली हमारे यहाँ पे कोई रिश्ता नाता नहीं है। आगे चले। हाँ, तो चलो आज की क्लास पूरी हो गई, और इसी के साथ एक सूचना देनी थी। जब भी हम फर्स्ट ग्रेड की लाइव क्लास शुरू करेंगे, उसकी जो पहली लाइव क्लास होगी वो ओरिएंटेशन क्लास होगी। अभी ओरिएंटेशन क्लास क्या होती है तो गौर से सुनना। पूरा सिलेबस देख के, जो नया वाला सिलेबस है उसको देख के, पूरे के पूरे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है और उनसे क्वेश्चंस और अंकों की संख्या ली गई है। इसमें 30-30 नंबर के 3 सेक्शन और 40 नंबर का एक सेक्शन और 20 नंबर का एक सेक्शन बनाया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग आपकी अगली सारी फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस जो लाइव चलेंगी वो चलाई जाएंगी, और इसी ओरिएंटेशन से आपको बताया जाएगा कि किस किस जगह पे नंबर ग्रैब करके एक्यूरेसी रख के आप फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो। ये क्लास आपको लाइव ऑनलाइन देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब भी मेरी विजिट होगी जयपुर सेंटर पर और सूरतगढ़ सेंटर पर, वहां पे मैं फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को ये ओरिएंटेशन क्लास दूंगी। और सेकंड ग्रेड वाले घबराए नहीं, जल्द उनके लिए भी जब फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा या इसी बीच में आपको सेकंड ग्रेड का भी ओरिएंटेशन क्लास क्या करेगा, समझाया जाएगा। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह ढंग से सीखना था, तोड़ना। वो अंदर तो घुसना सीख गए लेकिन बाहर निकला नहीं सीखे, और हमें जो है बिल्कुल अंदर जाना और बाहर निकलना दोनों सीखना है।
तो अंदर कैसे घुसना है और घुसकर सही तरीके से बाहर कैसे निकलना है, और फाइनली जो है सिलेक्शन कैसे लेना है, उसके लिए वो ओरिएंटेशन क्लास है जो डिजाइन की गई है। वो आपको पहली लाइव क्लास देखने को मिलेगी, उसके बाद बिल्कुल जैसा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्लासेस देखने को मिलेगी फर्स्ट ग्रेड के। तो जितने भी मेरे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी तनाव ना ले, उनको पूरा परफॉर्मा जो है समझाया जाएगा, ताकि जो बेसिक गलती आप करते हो छोटी छोटी वो आप ना करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर से कहूंगी, जयपुर सेंटर नजदीक है तो वहां पे ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, अगर सूरतगढ़ सेंटर नजदीक है तो वहां पे ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, और अगर आप बीकानेर में ही हैं तो बीकानेर की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और जो नहीं आ सकते ऑफलाइन वो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ठीक, तो बहुत प्यार रहा आप लोगों का। मैं लास्ट क्लास में थैंक यू बोलना भूल गई थी। मैं जब जयपुर सेंटर पे गई तो स्टूडेंट ने भरपूर प्यार दिखाया, और जैसा मैं हमेशा कह रही हूँ, इस प्यार का मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूंगी, और वो रिटर्न गिफ्ट अच्छी बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड क्लासें होंगी। और जब भी जयपुर सेंटर जाऊंगी तो हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई वाली बातचीत करेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। और अब कुछ लोग कहते हैं मैम बुक निकालो बुक निकालो, तो देखो सब होगा पर धीरे धीरे होगा। अच्छी बुक निकालेंगे और सेगमेंट वाइज निकालेंगे, और कोशिश की जाएगी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में निकाली जाए। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब बाय, और क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपकी मैम हूं और ये आपका चैनल है, और हम ग्रो करना चाहते हैं जिसमें आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो मिल के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सिलेक्शन लीजिए, हम अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय। और फिर से मैं कहूंगी, अगर छोटा मोटा कुछ भूल हो जाए तो क्या कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। बाय।